जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हमारी अभी एक सीरीज जो है वो चल रही है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजन के टॉपिक को। अगर आप पहली बार इस लेक्चर को जो है वो देख रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। और हमारी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चले जाओ, वहां पर आपको लक्ष्मीकांत के पूरे लेक्चर्स जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा लेक्चर के एंड में, कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप घंटों तक जो है वो पढ़ पाए। वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होगी। वो बताऊंगा मैं आपको लेक्चर के एंड में। पहले जिस पर्पस के लिए आपने ये टॉपिक जो है वो मतलब यानी कि लेक्चर ओपन किया है, वो पर्पस पूरा करते हैं। समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इमरजेंसी प्रोविजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो बहुत ध्यान से जो है वो सुनिएगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का गाइस एक ऐसा पार्ट है जो शायद तब याद आता है जब देश किसी बड़ी मुश्किल में पड़ता है। तो ये टॉपिक आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की या मतलब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की। तो एज अ ब्यूरोक्रेट के तौर पर ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इमरजेंसी प्रोविजन में आपके ऊपर जो है वो प्रेशर भी काफी ज्यादा रहता है और आप पावरफुल भी काफी ज्यादा हो जाते हो। तो आओ इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन की। क्या होता है जब देश में जंग हो जाए, वॉर हो जाए, या कोई राज्य जो है वो अपने आप को संभाल ना पाए, मतलब वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, या पूरा देश किसी फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस में पड़ जाए। इन सभी सिचुएशन के लिए हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल पावर्स दी हैं, और उन्हीं को कहते हैं हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस। तो आइए डिस्कस करेंगे हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बहुत सिंपल तरीके से। तो इसकी अगर हम जो है वो चर्चा करें गाइस, इमरजेंसी प्रोविजन की, तो इमरजेंसी प्रोविजन बेसिकली आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 में हम लोग को देखने को मिलता है। पार्ट 18 ध्यान में रखना है कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस को डील करने के लिए होता है, जब हमारी कंट्री को किसी प्रकार की सिक्योरिटी का खतरा है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का खतरा होता है। राइट? तो ये प्रोविजंस अलाउ करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास ग्रेटर पावर्स आ जाती है क्राइसिस के दौरान। याद आ रहा है सेंटर स्टेट रिलेशंस हमने डिस्कस किया था। तो हमने ये बात करी थी कि इमरजेंसी के टाइम पर जो है वो सेंटर ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो अलग अलग प्रकार की इमरजेंसीज होती है गाइस, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। कभी कभी डायरेक्ट चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि आर्टिकल 356 जो है वो किससे रिलेटेड है। प्रेसिडेंट रूल 352, नेशनल इमरजेंसी 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो आओ सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय आपातकालीन आपातकालीन परिस्थिति, नेशनल इमरजेंसी। ये तब लगती है जब देश की सुरक्षा खतरे में हो। तीन सिचुएशन हो सकती हैं: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण, और आर्म्ड रेबिलियन यानी कि हथियार बंद विरोध। तो तीन चीजें आपको जो है वो ध्यान में रखना है: आर्म्ड रेबिलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर वॉर ये तीन ग्राउंड्स हैं, ये जो ग्राउंड्स अक्सर पूछे जा सकते हैं कि इन तीन ग्राउंड्स के आधार पर नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है। हालांकि पहले जो था गाइस, पहले इंटरनल डिस्टरबेंस हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, यानी कि तीसरा ग्राउंड, इसको जो है वो आर्म्ड रेबिलियन के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। इंटरनल डिस्टरबेंस को जो है वो हटा दिया गया। राइट? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, क्या आपको याद है कि आज तक भारत में कब नेशनल इमरजेंसी लगी? कभी कोई एक ईयर याद हो आपको तो चलो याद दिलाते हैं। 1962 क्या हुआ था? 1962 में किसी को पता है? चलो बात करते करते कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ, देखते हैं। चाइना के साथ वॉर। 1971 पाकिस्तान के साथ वॉर। 1975 इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे इंदिरा गांधी सरकार ने नेशनल इमरजेंसी घोषित करी थी। फिर तभी तो आप ये चीज देखो, तभी जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1978 पर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, और इसीलिए इंटरनल डिस्टरबेंस हटाकर आर्म्ड रेबिलियन कर दिया। नहीं तो हर बार सरकार जो है वो इमरजेंसी लगाकर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पावर छीन सकती थी। मिसयूज हो सकता था पावर का, ऐसा मिसयूज ना हो इसलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया। ये क्लैरिटी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है टॉपिक पढ़ते समय। और लाइक का बटन चेक कर लो आपने हिट किया है कि नहीं। नहीं किया है तो फटाक से हिट कर दो लाइक का बटन, एक ही सेकंड लगेगा। तो ये आपका मेरी तरफ एक प्रकार का सपोर्ट है।
अब देखो, मैंने आपको बताया 44th अमेंडमेंट के थ्रू इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया गया और उसकी जगह कौन सा शब्द यूज किया गया? आर्म्ड रेबिलियन। कौन सा? आर्म्ड रेबिलियन, ताकि मिसयूज ना हो। इमरजेंसी जब लगती है तब क्या होता है गाइस? तब स्टेट लिस्ट पे मौजूद जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर पूरी पावर सेंटर की आ जाती है। आर्टिकल 19 जैसे कि स्पीच, राइट टू स्पीच, प्रोटेस्ट, ये सब सस्पेंड हो जाते हैं। देश का फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो टेम्परली यूनिटरी बन जाता है बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो हमने अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है पिछली क्लासेस में? मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी कंट्री के अंदर बिना संविधान को अमेंड किए फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है इमरजेंसी के दौरान। याद आ रहा है? तो ये काफी पावरफुल स्टेप होता है गाइज, और इसलिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है हर 6 महीने में इमरजेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए। ये पॉइंट भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हो? तो प्रोसीजर जो है वो क्या होता है पूरा, वो आप समझो बहुत ध्यान से। तो इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करेंगे? ऑब्वियसली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। और अप्रूव किया जाएगा दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर इमरजेंसी लगने के दोनों हाउस उसको अप्रूव करें। और इनडेफिनेटली जब तक चाहो तब तक जो है वो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। और इसको हर 6 महीने में अप्रूवल की आवश्यकता होती है, यानी कि हर 6 महीने में फिर दोनों हाउसेस अप्रूव करेंगे तब ये कंटिन्यू होगी, वरना नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 इसमें सस्पेंड जो है वो हो जाता है, राइट। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी बन जाता है। सेंटर स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स को डायरेक्टली डायरेक्शन जो है वो दे सकती है। स्टेट लेजिस्लेटिव पावर जो है वो यूनियन के अंडर आ जाती है। हिस्ट्री की बात करें नेशनल इमरजेंसी की इंडिया में, तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो ये थोड़ा सा हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो ये चीज नेशनल इमरजेंसी की है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। क्लियर? पूरे पॉइंट्स अच्छे से। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, यानी कि आर्टिकल 356। तो ये दूसरे टाइप की इमरजेंसी है जो थोड़ा ज्यादा कॉमन है। क्या कोई गैस कर सकता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो कितनी बार अभी तक लगाया जा चुका है इंडिया के अंदर? कमेंट बॉक्स में लिख कर दो एक रैंडम गैस। 100 से ज्यादा बार लगाया गया, या 100 से कम बार, या 50 से ज्यादा बार लगाया गया, 50 से कम, या 50 और 100 के बीच में, या 100 से ऊपर? आपको सुनकर हैरानी होगी, प्रेसिडेंट रूल 100 से ज्यादा बार लगाया जा चुका है, मोर देन 100 टाइम्स। आर्टिकल 356। सोचिए अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाए या लॉ एंड ऑर्डर टोटली फेल हो जाए, क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? तो यहां आता है प्रेसिडेंट रूल। इसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट हटा दी जाती है और गवर्नर के थ्रू ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली रूल करते हैं उस स्टेट में, और पार्लियामेंट उस स्टेट के लिए कानून बनाती है। एक फेमस केस याद रखिएगा, SR बोमाई केस। कौन सी ईयर का? 1994 का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज नहीं होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू अलाउड है इसमें। SR बोमाई केस 1994 कहता है कि प्रेसिडेंट रूल जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। क्या आप जानते हो कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल किस राज्य में लगाया गया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। तो ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में हमने बात करी। तो ये बेसिकली इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब कि वहां के एग्जीक्यूटिव्स स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते, उस समय प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर या खुद से भी सुओ मोटो, यानी कि खुद से भी जो है वो एक्ट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। इसको भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की आवश्यकता होती है विद इन 2 मंथ्स। 6 महीने तक ये ऑपरेट होती है और ये 3 साल तक कंटिन्यू रह सकती है, 3 इयर्स तक। 1 साल के बाद इसको तभी अलाउ किया जाता है अगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है या फिर इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करते हैं कि इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो सकते। क्यों? देखो बात समझना, यहां पर इलेक्शन कमीशन क्यों सर्टिफिकेशन दे रहा है? क्योंकि स्टेट के अंदर अभी कोई सरकार नहीं है, इसीलिए प्रेसिडेंट रूल लगा, या फिर स्टेट के अंदर कोई सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है और स्टेट में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और उस वैक्यूम को भरने के लिए या फिर अराजकता ना हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल के जरिए जो है वो डायरेक्टली रूल करती है स्टेट के अंदर। समझा पूरी बात को?
इसमें क्या होता है, स्टेट के पूरे एग्जीक्यूटिव्स डिसमिस कर दिए जाते हैं। अच्छा, यहां पर एग्जीक्यूटिव मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, आई थिंक या अभी तो आपको समझ में आ चुका होगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर के थ्रू बेसिकली शासन करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर या तो खत्म हो जाती है या फिर उसको सस्पेंड जो है वो कर दिया जाता है कि अब वो ऑपरेट नहीं करेगी। पार्लियामेंट जो है वो पूरी की पूरी स्टेट की कानून बनाने की शक्ति अपने हाथ में ले लेती है। और जुडिशियल रिव्यू का ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एसआर बोमाई केस जो मैंने आपको बताया। और 100 से ज्यादा बार इसका उपयोग हो चुका है। और इसका उपयोग जो है वो केंद्र के द्वारा ज्यादातर मिस उपयोग नहीं, दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज जो है वो इसका ज्यादातर जो है वो किया जाता है, इस चीज का, प्रेसिडेंट रूल का। समझ में आई पूरी बात अच्छे से सभी को? सिर्फ इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं, एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तीसरी और लास्ट टाइप की इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। ये तब लगती है जब देश की इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो जाए, जैसे डिफॉल्ट होने का खतरा हो हमें, लोन डिफॉल्ट जिसको बोलते हैं ना, क्रेडिट खराब हो जाए, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बुरी तरह से आ जाए। आपको याद है 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस, एनसीईआरटी में पढ़ाया था मैंने, जब भारत के पास सिर्फ कुछ दिनों का फॉरेन रिजर्व बचा था, लेकिन तब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी क्योंकि आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने हमें सपोर्ट कर दिया था, आई थिंक यू रिमेंबर। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी उस समय लगती तो सरकारी नौकरियों की सैलरी काट दी जाती, यानी कि जब भी लगती है ना फाइनेंशियल इमरजेंसी, अभी तक तो लगी नहीं है, एक भी बार नहीं लगी, ठीक है, एक भी बार नहीं लगी। अगर लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी तो सरकारी नौकरियों की सैलरी काट दी जाती, इवन जजेस की भी। स्टेट को सेंटर के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं पैसा खर्च करते समय। स्टेट के मनी बिल्स भी प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही पास होते हैं। गुड न्यूज यह है कि मैंने आपको बताया कि आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगी ही नहीं है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस पे आती है, आर्टिकल 360 में, जब हमारी कंट्री को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का खतरा होता है, हमारी पूरी कंट्री को या कंट्री के किसी पार्ट को। इसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, पार्लियामेंट इसको 2 महीने के अंदर अप्रूव करना रहता है। कोई मैक्सिमम लिमिट इसकी नहीं है, जब तक इसको रद्द नहीं किया जाएगा, रिवोक नहीं किया जाएगा, तब तक ये कंटिन्यू रहती है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्टेट के जितने भी फाइनेंशियल मैटर हैं वो पूरे के पूरे सेंटर के हाथ में आ जाते हैं। प्रेसिडेंट स्टेट को डायरेक्शंस देते हैं फाइनेंशियल मैटर किससे रिलेटेड, कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना। सरकारी इंप्लॉइज जितने भी होते हैं उनकी सैलरी काट दी जाती है। इवन मनी बिल जो होता है स्टेट का वो भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एसेंट से ही पास होगा, वरना नहीं होगा। और अभी तक हिस्ट्री में इसका कभी भी उपयोग नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छे से आपको पूरा टॉपिक समझ में आया। तो ये तीनों इमरजेंसी हमने कवर कर ली, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी और कुछ पॉइंट्स बाकी हैं। बट उससे पहले फटाफट कमेंट बॉक्स पे पूरी जितनी भी तीनों इमरजेंसीज हैं आर्टिकल के साथ, अभी के अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और नीचे कमेंट पे लिखते जाओ कि कौन सी इमरजेंसीज हैं टोटल। देखते हैं किसने कितना रिकॉल किया है, 3 प्रकार की इमरजेंसी, उनके नाम और कौन सा आर्टिकल है उनसे रिलेटेड लिख लो। अब देखो, अब इसकी आलोचनाएं होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो मिसयूज का डर। 1975 की इमरजेंसी में मैंने आपको बताया, जब प्रेस सेंसरशिप हुआ था, मीडिया को जो है वो, मीडिया पर रोक लगा दी थी कि आप नहीं छाप सकते, प्रेस की फ्रीडम जो है वो रुक गई थी, लीडर्स जेल में डाल दिए गए थे, सब कुछ लीगल था क्योंकि इमरजेंसी लगी थी, यानी कि इलीगल चीज भी लीगल बना दी गई थी। दिस वॉज द बिगेस्ट मिसयूज। फेडरलिज्म की बेइज्जती हो गई, स्टेट का रोल जीरो हो जाता था, यूनिटरी बन जाता था पूरा सिस्टम। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, प्रेस की फ्रीडम सब सस्पेंड कर दी जाती थी। इस पर पता है, कुछ बेसिकली एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ कुछ बातें कही हैं जिसको हमने इस प्रकार से यहां पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि H.V. कामत, ये इनका कहना था कि टोटलिटेरियन स्टेट का डेंजर है कि स्टेट पूरी यूनिटरी बन जाएगी। T.T. कृष्णमाचारी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप है ये इमरजेंसी, वो ये कहते थे। सर A.K. अय्यर, ये इनका कहना था लाइफ ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो इसका मतलब जो है वो क्या हुआ, अटक गई ये सांसें, लाइफ ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बोलते हैं ना कि आखिरी सांस अटकी हुई है, वो, ये बहुत भारी स्थिति। M. त्यागी, सेफ्टी वॉल्व बोलते थे ये सेफ्टी वॉल्व है, राइट। तो गाइस, इमरजेंसी प्रोविजन का मकसद देश की रक्षा है, लेकिन मिसयूज भी होते हैं तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाती है। तो ये पूरे टॉपिक को हमने जो है वो डिस्कस किया, ऐसे ही सपोर्टिव में भी है।
थिंकर्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेफ्टी वॉल्व एम त्यागी बोलते हैं, लाइफ ब्रेथ जो है वो बोलते हैं, राइट, कि आखिरी सांस जब ले रहा है तो उस समय बचाओ चीजों को, तो ये सपोर्टिव वे में है और ये बेसिकली अपोज में है। तो ऐसा हमने लिखा हुआ है। आपको बता दें 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन फाइनल था, ये कहा गया। और मतलब ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो बोलेंगे वो होगा। प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हाँ भाई सेटिस्फाइड हूं मैं कि इमरजेंसी लगाई जाए तो वो फाइनल है। बट फिर कोर्ट ने क्या बोला कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगी है। कब बोला था, कौन से केस में, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो उस केस का नाम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, उसने भी सेंटर की पावर इमरजेंसी के दौरान स्ट्रेंथन कर दी। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, उसने इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाया और आर्म्ड रेबिलियन शामिल किया। और कैबिनेट का अप्रूवल मैंडेटरी मांगा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते समय, और आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे, इस चीज की घोषणा की गई। क्लियर पूरा टॉपिक? तो ये था गाइस आज का हमारा पूरा टॉपिक इमरजेंसी प्रोविजंस का। बहुत ही सिंपल, क्रिप्स और बिल्कुल टू द पॉइंट तरीके से मैंने आपको चीजें समझाई हैं, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। और अगर गाइस आप अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज करना चाहते हो तो ये जो ब्रेन पावर कैप्सूल है ये आप जरूर यूज करो। 15 दिन के अंदर आपको फर्क दिखना जो है वो शुरू हो जाएगा, आपकी मेमोरी और आपका फोकस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 9 मिक्स्ड है, हालांकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको ओमेगा 3 ओमेगा 9 के मिल जाएंगे, बट वो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देंगे। आपके पैसे एक प्रकार से बर्बाद ही होने वाले हैं, क्योंकि हमने पूरी प्रोडक्ट्स की जो है वो टेस्टिंग करी है। मेरे पास जो प्रोडक्ट है जो अमेरिका से इंपोर्ट होता है गाइस, वो अपनी प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और मैं खुद उस कंपनी का जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं टू मेक श्योर कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट आए वो ओरिजिनल प्रोडक्ट आए, राइट। तो इससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको डिटेल्स चाहिए तो इन दिए गए नंबर पर 9713282838, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ब्रेन पावर कैप्सूल। तो उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। टोटल 3000 रुपीज के अप्रॉक्स की एक डब्बी आएगी जिसमें 60 कैप्सूल्स होंगे, और इसको कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने 2-3 महीना इसको जो है फॉलो कर लिया, और 15 दिन के बाद से तो आपको खुद रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अपने ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो दो, जो जिसकी आवश्यकता है उसको। हम पढ़ाई तो करते हैं बट हम सही न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेते नहीं है, इसलिए फिर हम काफी सारे लोगों से पीछे हट जाते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, अपने आप को हर तरीके से, माइंड से, बॉडी से, हर तरीके से जो है वो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। चलो, जय हिंद, जय श्री महाकाल, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।